मयंक अपने ऑफिस से घर लौटा तो उसके मम्मी पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। बेटा अच्छा हुआ जो तुम आ गए, हमें अभी तुरंत तुम्हारे मामा के यहाँ निकलना है, जल्दी से चलो। क्यों पापा, एनीथिंग सीरियस जो आप लोग इस तरह से अचानक? हाँ बेटा, तुम्हारी चंपा मासी की डेथ हो गई है। ओ मॉम, मैं इसमें वहाँ जाकर क्या करूँगा? इस पर अनुराधा जी महेश जी के तरफ बेचारगी भरी नजरों से देखी तो उन्होंने पलकें झपका कर उन्हें सब कुछ ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। फिर मयंक से बोले, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम निकल रहे हैं। और हाँ, वो तुम्हारे स्टडी टेबल पर कुछ रखा है, एक बार देख लेना। उन लोगों के चले जाने के बाद मयंक फिर से झल्ला उठा। पता नहीं मम्मी को कभी कभी क्या हो जाता है उस गूंगी नौकरानी के लिए। और फिर अपने रूम में आया। वो स्टडी टेबल पर कुछ ढूंढने लगा तो उसे पेपरवेट से दबा एक भी पेपर नजर आया। उसने उस पेपर को निकाल कर देखा तो वो एक खत था। उसने खत पढ़ना शुरू किया। मयंक बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं, तो मैंने ये तरीका ढूंढ निकाला। बेटा, मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम इसे पूरा पढ़ना। आज से 25 साल पहले होली के दिन मैं तुम्हारी माँ के साथ उसके मायके गया। वहां हमारी अच्छी स्वागत हुई। तभी एक लड़की आई और हम लोगों को प्रणाम कर अंदर चली गई। उस लड़की को देखकर अनुराधा जी ने तुम्हारी मामी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सरला मासी, घर की नौकरानी की बेटी चंपा है। बेचारी गूंगी है और हाल में ही उसके पति की मृत्यु हो गई तो ससुराल वालों ने इसे वापस मायके भेज दिया। हम लोगों ने इसे यहीं रख लिया है बच्चों की देखभाल करने के लिए। बच्चे भी इससे काफी हिल मिल गए हैं। अनुराधा जी, अच्छा किया भाभी आपने। थोड़ी देर बाद सब होली खेलने में मस्त हो गए। अचानक से पता नहीं कैसे मेरा सर घूमने लगा। किसी ने धोखे से मुझे भांग वाली लस्सी पिला दी थी। चूंकि मैंने इससे पहले कभी नशा नहीं किया था तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। अनुराधा जी ने मेरी हालत देखी तो मुझे कमरे में सुलाकर चंपा को मुझे नींबू पानी बनाकर पिला देने को बोला और बाहर होली के प्रोग्राम में शामिल हो गई। चंपा जब मेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाई उस वक्त मेरा नशा बच चुका था और नशे की हालत में मैं उसके साथ सारी मर्यादाएं तोड़ डाली। थोड़ी देर में अनुराधा जी जब कमरे में आई तो रोती हुई चंपा की हालत देखकर उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने चंपा को चुप कराया और मुझे जबरदस्ती नींबू पानी पिलाकर होश में लाया। तब तक घर के सभी लोग चंपा के रोने की आवाज सुनकर वहां आ गए। शर्म के मारे मेरी नजरें नहीं उठ रही थी। तभी अनुराधा जी ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। मैं अपने पति की गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता पर सुधारा जरूर जा सकता है। मैं चंपा को अपनी छोटी बहन बनाकर अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चले जाऊंगी। थोड़ी देर बाद हम लोग चंपा को लेकर घर वापस आ गए। मैं अब ना तो अनुराधा जी से नजरें मिला पा रहा था, न ही चंपा के सामने जाने की मेरी हिम्मत थी। कुछ दिनों में पता चला कि चंपा गर्भवती है। अनुराधा जी को डॉक्टर ने जवाब दे चुके था कि वे कभी मां नहीं बन सकती। चंपा के मां बनने की खबर से वो बहुत खुश हुई और खुशी खुशी चंपा का देखभाल करने लग। समय पर चंपा ने एक सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अनुराधा जी दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। इसी बीच अनुराधा जी चंपा को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सिखा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था पर अनुराधा जी और मेरे बीच की दीवार जो की त्यों रह गई थी। शायद चंपा इसे समझ रही थी। कुछ दिनों बाद जब तुम्हारे मामा मामी और सरला मासी घर आए तो चंपा ने वहां से जाने की इच्छा जाहिर की। इस पर अनुराधा जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर चंपा ने अपनी कसम देकर उन्हें मना कर दिया और फिर जाते वक्त वह उस बच्चे को अनुराधा जी के गोद में देकर मुझे माफ करने का इशारा कर हाथ जोड़कर सबों के साथ चली गई। मयंक बेटा, वह बच्चा कोई और नहीं तुम थे। चंपा तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है। आगे तुम्हारी मर्जी पर हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ने के बाद में आपकी आंखों के सामने पिछली बातें नाचने लगी। बचपन में जब वो अपने ननिहाल जाता तो चंपा किस तरह उस पर अपना दुलार लुटाती, साथ ही उसके पसंद का खाना बनाती है, उसके आगे पीछे करती रहती। उसके मामा के बच्चे भी इस पर कहते हैं, चंपा बुआ तो मोनू के आने के बाद हमें भूल ही जाती हैं। अनुराधा जी भी यही कोशिश करती कि जब तक वो वहां रहे चंपा के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, पर वो उससे दूर भागता था।
उसके गूंगेपन का भी मजाक उड़ाता था और जब अनुराधा जी इसके लिए उसे डांटती तो चंपा उन्हें रोक देती। अचानक से मयंक उठा और घर का में गेट लॉक कर अपनी बाइक लेकर अपने मामा के घर की ओर चल दिया। उधर अनुराधा जी के मायके में सब मयंक का इंतजार कर थक गए तो मयंक के मामा जी ने अर्थी उठाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। अर्थी को कंधा देकर जब सब घर के गेट पर पहुंचे ही थे कि मयंक जल्दी से आकर अपने पापा को साइड कर खुद अपने कंधे पर अर्थी का एक कोना पकड़ लिया। उसे इस तरह से कंधा देते देख अनुराधा जी की आंखें बहने लगी। महेश जी ने उन्हें खुद को संभालने का इशारा कर शमशान की ओर निकल गए। मयंक चंपा के पार्थिव शरीर को खुद मुखाग्नि दी और फिर सब घर लौट आए। घर आने पर मयंक के मामा मयंक को चंपा के कमरे में ले गए और उसे चंपा के बिस्तर पर बिठाते हुए बोले, मोनू बेटा, मुझे पता है कि जीजा जी ने तुम्हें सब सच बता दिया, पर जिस तरह से तुम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा है। बेटा ये सच है कि उनसे उस रोज गलती हुई, पर जो भी हुआ अनजाने में हुआ और उन्होंने अपनी गलती मानी थी। उन्होंने तो चंपा को अपने घर ही रोकना चाहा पर वही नहीं मानी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से अनु और जीजा जी के बीच दीवार खड़ी हो गई है और वह यहाँ चली आई। पर तुम्हारे पापा ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। हमारे मना करने पर भी चंपा की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी उन्होंने, यहाँ तक कि उसकी बीमारी में भी उसका पूरा इलाज करवाया। कहीं से भी पीछे नहीं हटे, बस एक ही उम्मीद में कि शायद उन्हें वह माफ कर दे। पर चंपा ने तो उन्हें कब का माफ कर दिया था। उसका कहना था कि अपने बच्चे के पिता से भला वो कैसे नाराज रह सकती है। बेटा अब तुम अपने पिता इस तरह मुंह मोड़कर अपनी जन्मदात्री माँ की तपस्या को विफल मत करो। बेटा ये चंपा का है और अब इसे खोलने का हक भी तुम्हारा ही है। मयंक भारी मन से उस बक्से को खोला तो उसमें उसके बचपन के कुछ खिलौने, कपड़े, जूते वगैरह थे जो वो हर बार यहाँ छोड़ देता था। तभी उसकी नजर चांदी के एक लॉकेट पर गई। उसने उसे अपने हाथ में उठाकर देखा तो उसे याद आया कि एक बार उसके जन्मदिन पर चंपा ने उसे दिया था, जिसे उसने कुछ देर बाद खोलकर फेंक दिया था कि यह अच्छा नहीं है। उसने झट से उस लॉकेट को अपने गले में डाल लिया। फिर वह बाहर आया तो सभी हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वो आगे बढ़ा और अपनी मम्मी पापा की गले लग गया। अनुराधा जी उसके गले में वो लॉकेट देखकर बहुत खुश हुई और उसका माथा चूम लिया।